कुछ दिन गुजर जाते हैं। आरती आंगन में बैठकर बर्तन धो रही थी कि तभी वो देखती है कि आज बादल कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रहे हैं, जिसे देख आरती उनकी तरफ जाने लगती है। ये नजारा तो रोज ही खूबसूरत लगता है, लेकिन लगता है आज कोई खास बात है इस नजारे की। खूबसूरती तो दुगनी बढ़ गई है। आरती उन बादलों की खूबसूरती देख खो जाती है और आगे बढ़ती रहती है। तभी अनीता भागती हुई वहां आती है और आरती का हाथ पकड़ लेती है। आरती, तुम अंधी हो गई हो क्या? दिख नहीं रहा आगे चट्टान खत्म हो गई है? खाई में जाने का इरादा है क्या तुम्हारा? आरती जब ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि आगे सच में चट्टान खत्म है और नीचे बहुत गहरी खाई है। हे भगवान, अच्छा हुआ अनीता तुम आ गई, वरना मैं तो आज सच में भगवान को प्यारी हो जाती। इन बादलों की खूबसूरती देखने के चक्कर में मैं तो सच में अंधी हो गई थी। मुझे तो अब यहाँ रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं लगता और ना यहाँ रहने का दिल करता है। ना जाने कब कोई हादसा हो जाए। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं, कुछ महीने गुजर जाते हैं। उर्मिला और पूजा का नवा महीना लग चुका था और आज अचानक आधी रात में उर्मिला के पेट में काफी दर्द होने लगता है। माँ जी, बहुत दर्द हो रहा है। मेरी डिलीवरी का समय आ गया है। माँ जी, अब हम क्या करें? आधी रात हो चुकी है, बाहर बहुत अंधेरा होगा। इस समय बहू को अस्पताल भी नहीं ले जा सकते हैं। माँ, कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप देख नहीं रही उर्मिला की हालत कितनी खराब हो रही है। कलावती और बाकी बहू मिलकर बड़ी मुश्किल से उर्मिला को संभालती हैं। जैसे ही हल्का हल्का सवेरा होता है वो सभी उर्मिला को लेकर फौरन अस्पताल पहुंच जाती हैं, जहां उर्मिला एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। जहां एक तरफ पूरे परिवार में खुशी का माहौल था तो वहीं दूसरी तरफ सबके चेहरे पर एक परेशानी भी थी। मैं तो भगवान का शुक्र मनाती हूँ कि उर्मिला के बच्चे को कुछ नहीं हुआ और हम सही समय पर अस्पताल आ गई। लेकिन कल को ऐसा मेरे साथ कुछ हो गया तो? उस बादलों पर बने घर में रहना अब हम सबके लिए ठीक नहीं है। रोज आना जाना करना बड़ा मुश्किल है। हाँ माँ जी, हम वहाँ और नहीं रह सकते। हमें नहीं रहना है बादलों के ऊपर। तुम ठीक कह रही हो। अब सबकी जान को और मैं खतरे में नहीं डाल सकती। कलावती अब अपनी सभी बहू और पोते के साथ गांव में बने अपने घर में चली जाती है। वहीं बेटों से कहकर बादलों के ऊपर बादलों पर बने घर से अपना सारा सामान भी नीचे मंगवा लेती है और अब सभी बहुएं आराम से उसी पहाड़ी के नीचे बने गांव में रहती हैं। उर्मिला के घर एक आदमी सोने और लकड़ी का पालना लेकर आता है और उसे रखते हुए कहता है, ये लीजिए मैडम, आपका सोने का और लकड़ी का ये दोनों पालने तैयार हो गए हैं। अब आप पूरी पेमेंट कर दीजिए। उर्मिला आदमी को पैसे देती है। तभी उसका पति अवधेश वहां आता है और आदमी के जाने के बाद कहता है, आखिर तुमने 2 तरह के पालने मंगवा कर अपने मन की कर ही ली। तुम कैसी माँ हो उर्मिला। आखिर उर्मिला के मंगवाए सोने और लकड़ी के पालने को देखकर अवधेश गुस्से से आग बबूला क्यों हो जाता है। जानने के लिए चलते हैं कहानी में कुछ समय पीछे। उर्मिला और अवधेश की 2 बेटियां थी। क्योंकि उर्मिला अवधेश की दूसरी पत्नी थी, इसलिए मीना उर्मिला की सौतेली और चंचल अपनी बेटी थी। दोनों ही बेटियों की शादी हो चुकी थी और अब दोनों ही मां बनने वाली थी। एक रोज उर्मिला तैयार होकर अवधेश से कहती है, सुनिए जी, आज चंचल की डिलीवरी होने वाली है। मैं वहाँ जा रही हूँ। सबसे पहले मैं ही बच्चे को अपनी गोद में लूंगी। अरे मीना, उसे फिर भूल गई तुम। वो भी माँ बनने वाली है। जानती हूँ, लेकिन मैं तो पहले चंचल के पास ही जाऊंगी। अब हटिए सामने से, मुझे देरी हो रही है। उर्मिला हमेशा की तरह अपनी सौतेली बेटी मीना से ज्यादा सगी बेटी चंचल पर ज्यादा ध्यान देती है और कुछ ही देर में जब वो अस्पताल पहुंचती है तो देखती है कि चंचल के ससुराल वाले उसके बच्चे को गोद में लेकर उसके साथ इतने व्यस्त होते हैं कि उर्मिला के वहां होने का किसी को एहसास ही नहीं होता। हे भगवान, मेरी चंचल को लड़का हुआ है, लेकिन मैं बच्चे को अपनी गोद में कैसे लूं? क्या माँ, आप अब आ रही हो? आपके नाती को दुनिया में आए 2 घंटे हो गए हैं। हाँ, थोड़ी देर हो गई, लेकिन जरा मुझे भी तो मेरे नाती का मुंह दिखा दे। माँ, आप सभी बच्चे के साथ खुशी से खेल रहे हैं, आप थोड़ा इंतजार कर लो ना। चंचल की ये बात सुनकर तो मानो उर्मिला के चेहरे से हंसी ही गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मीना को लड़की हुई थी जिसे अपनी गोद में लिए उसकी सास रीमा कहती है, भाई साहब, बच्चे की नानी अभी तक नहीं आई। क्या वो यहाँ आना नहीं चाहती थी? नहीं नहीं बहन जी, ऐसी बात नहीं है। वो तो मैंने ही उसे कहा है कि चंचल के पास चली जाए। मैं यहाँ आ जाऊंगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, वो आती ही होगी। कुछ ही देर में मुंह लटकाए उर्मिला वहां आती है तो बेड पर लेटी मीना का चेहरा खुशी से खिल उठता है और रीमा बच्ची को उर्मिला की गोद में दे देती है। मीना की बेटी को देखते ही उर्मिला कहती है, बेटी हुई है वो भी काली। ओहो, इसका तो रंग इसके बाप पर गया है बिल्कुल। अरे उर्मिला, तुम भी ना कभी भी मजाक करने लगती हो। जगह तो देख लिया करो। अवधेश अस्पताल में जैसे तैसे बात को संभाल लेता है और कुछ दिनों बाद दोनों पति पत्नी खाना खा रहे होते। तभी उर्मिला बच्चे के पालने के बारे में बात करते हुए कहती है, सुनिए जी, बच्चों के लिए पालना तो नानी के घर से ही आता है, इसीलिए पालना बनवाने के लिए ऑर्डर दे आते हैं।
तुम्हें जाने की क्या जरूरत है, मैं ऑफिस से आते हुए ये काम कर लूंगा। बिल्कुल नहीं। अरे मुझे अपनी चंचल की बेटे के लिए कोई ऐसा वैसा पालना नहीं, सोने का पालना बनवाना है। सोने का पालना? पर क्यों उर्मिला? और अगर बनवाना भी है तो मीना की बेटी के लिए भी तो बनवाना पड़ेगा। उस पर इतना पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले ही कह देती हूँ। और वैसे भी इतना पैसा नहीं है कि 2 सोने के पालने बनवाएं। ये भेदभाव ठीक नहीं है, और वैसे भी एक सोने के पालने के लिए भी पैसा कहाँ से आएगा भाग्यवान? आपकी एफडी से आएगा। अरे आप अपने नाती के पालने के लिए इतना पैसा तो खर्च कर ही सकते हैं। उर्मिला की बात सुनकर अवधेश अपना सर पकड़ लेता है। समय बीतता है और एक दिन उर्मिला के घर एक आदमी सोने और लकड़ी का पालना लेकर आता है और उसे रखते हुए कहता है, ये लीजिए मैडम, आपका सोने का और लकड़ी के दोनों पालने तैयार हो गए हैं। अब आप पूरी पेमेंट कर दीजिए। आखिर तुमने 2 तरह के पालने मंगवाकर अपने मन की कर ही ली। तुम कैसी माँ हो उर्मिला? देखिए जी, बहस करने से कोई फायदा नहीं है। अब तो पालने आ गए हैं और आप मुझे ना समझाएं तो बेहतर है। न जाने कब तुम्हें एहसास होगा उर्मिला कि सगी सौतेली का फर्क करना कितना गलत है। अवधेश के बहुत समझाने पर भी उर्मिला उसकी बात नहीं मानती और सोने का पालना लेकर चंचल के घर पहुंच जाती है। चंचल की सास सोने का पालना देखकर हैरान होती है। तभी उर्मिला मन ही मन कहती है, देखो तो कैसे घूर रही है सोने के पालने को। अब ये पक्का अच्छे से मेरी आओ भगत करेगी। बहू तू अपनी माँ से मिल, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। अरे अरे, पहले पालने को अच्छे से साफ तो कर लेती चंचल। अच्छा ये बता, कैसा लगा तुझे ये सोने का पालना? ठीक है माँ, लेकिन थोड़ा और बड़ा होता तो अच्छा लगता है। इसका डिजाइन भी कुछ खास नहीं लग रहा मुझे। सोने का पालना है ये और तुझे पसंद ही नहीं आया? अरे सोने की कीमत का अंदाजा नहीं है क्या तुझे? माँ कीमत में क्या रखा है, और आप सिर्फ पालना लेकर आ गई। कम से कम अपने नाती के लिए खिलौने और कपड़े तो लेकर आती। चंचल का ये रवैया देखकर उर्मिला के मन को बहुत ठेस पहुंचती है और कुछ देर में वो बिना कुछ खाए पिए घर लौट जाती है और अगले ही दिन लकड़ी का पालना लेकर मीना के घर जाती है। मीना आते ही उसे चाय नाश्ता करवाती है। माँ आप कितनी पतली हो गई हैं, लगता है आप अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। लीजिए पकौड़े खाइए। मैं इसकी बेटी के लिए लकड़ी का पालना लाई हूँ और यह मेरी इतनी खातिरदारी कर रही है। चंचल ने तो मुझे चाय के लिए भी नहीं पूछा था। समधन जी, पालना तो बहुत अच्छा लाई हैं आप अपनी नातिन के लिए। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, चंचल को तो मैंने सोने का पालना दिया। आपकी बहू को भी दे देती अगर इसे लड़का होता तो, लेकिन इसके नसीब में कहाँ सोने का पालना। कोई बात नहीं माँ, मेरे नसीब में आप जैसी माँ और मेरी बेटी के नसीब में आपके जैसी प्यारी नानी तो है। और सच में माँ, ये पालना बहुत अच्छा है। उसके कड़वे बोल को नजरअंदाज करते हुए मीना की सास भी उसकी बहुत खातिरदारी करती है। तो उर्मिला घर जाते हुए मन ही मन कहती है, मेरा तो पेट ही भर गया। क्या स्वादिष्ट खाना बनाया था मीना ने। वैसे लकड़ी का पालना देखकर उसने चंचल की तरह और कुछ ना लाने की शिकायत भी नहीं की। उर्मिला को इस बात का एहसास था कि वो भले ही मीना से सौतेला व्यवहार करती हो, लेकिन मीना उसका अपनी सगी माँ से भी बढ़कर सम्मान करती है। 1 महीना बीत जाता है। उर्मिला अपनी बेटी चंचल को बहुत याद करती है। उसे आने के लिए भी कहती है, लेकिन चंचल मना कर देती है। वहीं अगले दिन मीना अपनी बेटी के साथ अपने मायके आती है। अरे मीना बेटी, तू बहुत अच्छा किया जो तू आ गई। हाँ पापा, मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही थी और फिर आपको भी तो मेरी बेटी से मिलने का मन होता, इसीलिए मैं आ गई। वैसे सब ठीक है पापा? ठीक कहाँ है, इनकी तबीयत खराब रहती है, ऊपर से अब तो रिटायर होने वाले, तो हमेशा घर के खर्चे की टेंशन रहती है। ओहो उर्मिला, तुम मीना को ये सब बातें बता क्यों रही हो? वो इतने समय बाद मिलने आई है। तभी फोन की घंटी बजती है। उर्मिला फोन उठाती है तो फोन पर चंचल होती है और बात करते हुए उर्मिला स्पीकर ऑन कर देती है। माँ, आपको कुछ याद भी है? आज आपके नाती को पैदा हुए 1 महीना हो गया और आपने कोई बधाई नहीं भिजवाई। बेटी, वो बात ऐसी है कि तेरे पापा का काम कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो पैसों की थोड़ी दिक्कत है। माँ, आपकी ये दिक्कत मेरी सास को समझ नहीं आने वाली, और आप बच्चे की नानी हैं, कम से कम उसके लिए चांदी के कड़े तो भिजवाइए। चंचल, तुझे माँ की बात समझ में नहीं आ रही है क्या? अरे उन्होंने तुझे इतना कुछ दिया, एक बार क्या तू उनकी मजबूरी नहीं समझ सकती? मीना की बात सुनकर चंचल कॉल कट कर देती है। तभी अवधेश उर्मिला से कहता है, तू सच में बहुत अच्छी है मीना। तू सच में बहुत अच्छी है मीना। मैंने तेरे साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया, तुझे कभी प्यार नहीं दिया, यहाँ तक कि तेरी बेटी के लिए लकड़ी का सस्ता पालना दिया, लेकिन तुझे हमेशा हमारी चिंता रही। माँ, चिंता क्यों नहीं रहेगी? आप मेरी माँ हैं। आप लोगों को दुख में देखकर मैं कभी सुखी नहीं रह सकती। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं वादा करती हूँ आज के बाद
तेरी अपनी माँ की तरह ही तुझसे बर्ताव करूंगी। उर्मिला की बातें सुनकर मीना उसके आंसू पोंछती और उसे गले से लगा लेती। पहली बार सौतेली बेटी को उर्मिला के गले लगते देखकर अवधेश की आंखों में भी खुशी के